आज हम पता कहाँ पे आए हैं? नहीं चौधरी साहब, कुछ बताएंगे तो पता चलेगा ना जी। ये है दफ्तर खारजा। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मजे की बात यह है कि जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था ना पूरे 45 दिन का, वाह 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 वाह। मैं भी यहाँ पे एक दो ब्रीफिंग्स ले चुका उनसे। हाय 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 हाय। और ये है पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की कौम की आवाज़। आज हम आए अब्दुल बासित साहब के पास। ये है तर्जुमान दफ्तर खारजा। बहुत शुक्रिया आपका, और शुक्रिया आप कि आप दफ्तर खारजा तशरीफ़ लाए। ये जो खारजा पॉलिसी है, ये सबसे पहले हमें ये बताइए ये है क्या है, इसको बनाता कौन है ये? क्योंकि जब आप बोलते हैं तो लगता है कि जी यही असल बंदा है। खारजा पॉलिसी का एक आप यूँ समझ लीजिए कि काम ये है कि वो जो हम अंदरूनी तौर पे करते हैं अपनी सलामती के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, उसमें वो मदद करे आपको। तो खारजा पॉलिसी या बनाने का जो है वो भी एक बहुत मुश्किल तरीक़ाकार है। उसमें सिर्फ फॉरेन ऑफिस नहीं है। हमारा काम है रिकमेंडेशन देना, पॉलिसी ऑप्शंस देना। फिर लीडरशिप का काम है कि वो किस पॉलिसी रिकमेंडेशन को, पॉलिसी ऑप्शन को वो पॉलिसी बना दी। अच्छा चौधरी साहब, मैं अखबार में पढ़ रहा था, उधर एक लीडर ने लिखा हुआ था कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है ही कौन ही। एक तो इसका क्या मतलब है, और दूसरा कह रहे थे कि जनाब पाकिस्तान तनाव हो गया। सर ये भी कोई बातें होती हैं? नहीं, खारजा पॉलिसी एक ऐसी चीज़ है जो नज़र नहीं आती ना जी। ये इस वजह से अक्सर लोग समझते हैं कि खारजा पॉलिसी है नहीं, लेकिन खारजा पॉलिसी मैं समझता हूँ हमारे मुल्क की जब से पाकिस्तान बना है, हमारे खारजा पॉलिसी के बड़े बुनियादी असूल रहे हैं। यानी कि खारजा पॉलिसी भी बिजली और गैस की तरह है। नहीं, मेरे ख्याल में खारजा पॉलिसी को आप बिजली और गैस से तो वो भी नजर नहीं आती ना जी। हाँ, वो भी नज़र नहीं आती है आपकी बात। तेल तो नज़र आ जाता है, गैस नज़र नहीं आती। शुक्र है फार्नावस के सारे बल्ब जल रहे हैं, शुक्र है इधर बिजली तो है। अल्लाह ताला का बड़ा करम। ये आपकी आमद से वो कहते हैं ना कि आपके आने से महफिल में रोशनी। नहीं जी, ये जलेगा तो पता लगेगा ना पाकिस्तान रोशन है। फजल रहमान जब अक्सर मुझसे मिलता है, उनका एक अजीब ही बात होती है। वो कहते हैं सारी बातें अजीब होती हैं। कश्मीर कमेटी का चेयरमैन, उनका पहला ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कहता है जी हमारी खारजा पॉलिसी तब्दील करो। वो अभी भी कहता है जो खारजा पॉलिसी है इसके ऊपर फौज का होल्ड है। ये कहाँ तक बात ठीक है जी? हमने अपनी खारजा पॉलिसी को ख़ास तौर पर हमने पिछले 2 साल में कोशिश की है कि इसको अपनी इक़्तिसादी तरक्की के साथ अलाइन करें। और हमने जो भी यहाँ पे एफ़र्ट्स की हैं, हमारा सिक्योरिटी के अलावा हमारा जो हमारी इक़्तिसादी तरक्की है वो भी हमारे सामने रही है। और जितने भी हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं खारजा पॉलिसी के मैदान में, चाहे वो EU के साथ हों या अमेरिका के साथ हों या चीन के साथ हों या फॉर दैट मैटर ईस्ट एशिया में आसियान कंट्रीज़ के साथ हों या अपने रीजन में हों, CO है, सार्क है या लैटिन अमेरिका के साथ हों, हमने इक़्तिसादी तरक्की को अपना मुतमईन नज़र बनाया है और ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है। वो आजकल ज़रूरत भी बड़ी है जी, वो ट्रेड की तो बहुत ज़रूरत है जो हमारी माशी हालात है। बिल्कुल, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, उसके बगैर देखिए ना हमारी तरक्की हो नहीं सकती। अब्दुल बासित साहब, जब आप ब्रीफिंग दे रहे होते हैं तो उसमें पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी होते हैं, गैर मुल्की जर्नलिस्ट भी होते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि आपकी ज़बान से कोई ऐसी बात उगलवाएं जो दूसरे दिन लीड बने। तो इंसान ही होता है, कितनी भी उसका एक्सपीरियंस हो। तो कोई ऐसी कभी बात निकल गई है आपसे या बड़ा कंट्रोल रखते हैं? 2 साल हो गए हैं वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमानी करते हुए, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ नहीं है। शायद जर्नलिस्ट ने मेरे साथ वो कहते हैं ना हाथ होला रखा है, तो उस वजह से शायद कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी रही है। ये क्या बात है जी, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का जो आप यूज़ करते हैं बड़ी वो मार देते हैं उसकी वजह से। कोशिश यही होती है कि बात समझ में आ जाए, लेकिन उसको कहना किस तरीके से है वो एक अलग बात है। बाज़ औक़ात ऑब्वियसली अल्फाज का हेर फेर करना पड़ता है, क्योंकि बाज़ ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ भी होते हैं जिस पे आप नहीं चाहते कि बराह रास्त आप उस पर गुफ्तगू करें, तो उस वजह से थोड़ा सा इनडायरेक्टली बातें करनी पड़ती हैं। लेकिन आइडिया यही होता है कि बात अगले तक पहुंच जाए। अच्छा सर, एक आदत सी बन जाती है बंदे की डिप्लोमेटिक गुफ्तगू करते करते, तो घर जब जाते हैं बीवी बच्चों के साथ भी यही अंदाज होता है? या मेरे बेटे को खास तौर पे मुझसे ये शिकायत रहती है कि भाई आप बड़े डिप्लोमेटिक हो जाते हैं। सही बात है। बीवी को भी शायद रहती होगी, आई एम श्योर, लेकिन कभी इजहार नहीं किया उन्होंने इस चीज़ का। ये स्पोक्समैन बनने के लिए ज़रूरी क्या चीज़ है जी? ये तो ज़रा बताएं कि स्पोक्समैन के लिए क्या क्या चीज़ होनी चाहिए कि बंदा स्पोक्समैन वाकई बने? उसके लिए कोई रटा लगाना भी ज़रूरी होता है? रटा लगाना बड़ा ज़रूरी है, रटे में महारत होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में चूँकि तजुर्बा हो जाता है इंसान को, फॉरेन सर्विस में हम 28-29 साल से काम कर रहे हैं, तो हमें बुनियादी तौर पर जो इशूज़ हैं उनका मालूम है, उनका इल्म है। तो बाकी इंसान, जैसे हमने पहले जिक्र किया, इंसान है, गलती तो हो सकती है,
لیکن اللہ لیکن تعالیٰ نے ابھی تک کبھی کرم رکھا کبھی ہوا ہے۔ باسط صاحب تنگ تو آئے ہوں گے نا، آپ کو پتہ ہی ہے صحافی تو 2-3 بجے تک سوتے نہیں ہیں، کوئی خبر آ گئی آپ آرام سے مزے کی نیند سو رہے ہیں، اچھے بھلے خواب دیکھ رہے ہیں، کدھر کے کدھر پہنچے ہوئے ہیں، یکدم فون کی گھنٹی بج گئی ہے، یار اسپوکس مین صاحب یہ بتائیے جی وہ ادھر اٹیک ہوا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے یقیناً ایسا تو کئی بار یہ ہوا تنگ ہے۔ تو ہوتے ہوں گے ویسے؟ تنگ تو میں نہیں کہتا ہوں، کیونکہ جو جرنلسٹ اپنے برادری ہے، اپنے دوست ہیں، وہ اپنی بلکہ بیوی کہتی ہوگی آپ گھر ماتی آیا کرے ادھر رہا کرے۔ وہ اکثر نہیں، وہ یہ تو نہیں کہتی، لیکن بہرحال کبھی کبھی ناراض ہو جاتی ہیں کہ رات کو 1 بجے کیوں فون آ گیا، پر ان کو بتانا پڑتا ہے کہ وہ بھی جو جرنلسٹ ہیں اپنا فرض نبھا رہے ہیں، اور یقیناً اگر ایک ایسی سٹوری آ گئی ہے جس میں ان کو فوری طور پہ پاکستان حکومت کا ریئیکشن چاہیے تو مجھے ہی کانٹیکٹ کریں گے، آپ کسی اور کو تو کانٹیکٹ کر نہیں سکتے۔ اچھا عبدالباسط صاحب، ایک ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے ہم انڈیا سے مذاکرات کرنے میں بڑے ہم ان کے پاؤں پڑ رہے ہیں، یا ہم کہتے ہیں جی مذاکرات پہ آئیں، مذاکرات پہ، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں کر رہے، تو یہ کوئی سمجھ نہیں آتی بات۔ نہیں، میرے خیال میں یہ امپریشن بھی درست نہیں ہے، کیونکہ جو جولائی میں 15 جولائی کو وزرائے خارجہ کی ملاقات یہاں اسلام آباد میں ہوئی تھی، ہمارے وزیر خارجہ نے 2 ٹوک الفاظ میں ان کو بتا دیا تھا کہ پاکستان اس وقت تک مذاکرات نہیں کرے گا جب تک ان مذاکرات میں جموں اور کشمیر، سیاچن اور پیس اور سیکیورٹی کے مسائل شامل نہیں ہوں گے۔ بھارت تیار نہیں تھا تو ہم نے مذاکرات تو کہا، ہم صرف فوٹو سیشن کے لیے نہیں ہیں، فوٹو صرف نہیں کھنچوانا چاہتے ہیں، ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سٹینڈ ویسے پکا ہے، یہ ویسے بات ہونی چاہیے، یہ تو قوم کی بھی آواز ہے کہ ضرورت کی ہے کہ جو کچھ حاصل نہیں ہو رہا تو پھر گل بات کرنا فائدہ کی۔ ایگزیکٹلی، جو کہ جموں اور کشمیر ایک بنیادی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات پچھلے 63 سالوں سے نارملائز نہیں ہو پائے، اگر اسی پہ بات چیت نہیں کرنی تو پھر باقی ایشوز تو پیریفرل ہیں، سیکنڈری ہیں، اصل بنیادی ایشو جموں اور کشمیر ہے، اور اگر اس پہ بھارت بات چیت کرنا چاہتا ہے، اس پہ جو کشمیریوں کی امنگیں ہیں ان کے مطابق اس کو حل کرنا چاہتا ہے، تو پاکستان یقیناً مذاکرات کرے گا، اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت اپنی جو یہ سچویشن ہے، اپنی پوزیشن ہے، اس کو ری وزٹ کرے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے وزیر خارجہ بھارت کا دورہ کر پائیں گے، اور امید یہی کی جا سکتی ہے کہ تمام ایشوز جو کمپوزٹ ڈائلاگ کا حصہ تھے وہ اس مذاکرات اس پہ ہوں گے۔ کوئی آپ کو کوئی کام کرتے ہوئے جب صبح آتے ہیں شام تک لگے رہتے ہیں، کوئی درمیان میں کوئی بریک کا وقت بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ یعنی بریک کا وقت مل جاتا ہے، مل جاتا ہے سانو ایک اجازت ہوئے تو ایک چھوٹی جی بریک ایسی بھی لے لیے؟ بالکل لے لے بھی۔ لو جی ایک بریک اجازت مل گئی ہے، ہوں واپس آنے